हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड यूनिट थर्ड की। यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई थी। पहले उसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड हो गए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देखिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी यूनिट थर्ड है। इस वाले पेज से पहले हम और कुछ देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर से स्टार्ट करेंगे। जो टैरिफ होते हैं, टैरिफ मतलब जो कर नहीं, ये प्रशुल्क है। जो हम चीज़ें दूसरे देशों से मंगाते हैं, जो हम आयात करते हैं, ठीक है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उन पर जो टैक्स लगता है उसे प्रशुल्क बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं, राइट। तो एग्ज़ाम में ये आता है, आपको कर का नाम दे दिया होता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये कर किन वस्तुओं पे लगता है या ये कर कहाँ काम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट करें, अगर आप मॉडल में भी देखेंगे तो आपको दिए होंगे और आपको इससे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये कर देखते हैं। तो सबसे पहला है विशिष्ट कर। स्पेसिफिक टैक्स आयातित वस्तु की मात्रा पर लगता है क्या, या जो हम वस्तु आयात करते हैं उसकी मात्रा पर लगता है। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। आगे देखते हैं, आप ये एक दो बार देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। मिश्रित कर कंपाउंड टैक्स मात्रा के अनुसार अथवा मूल्य के आधार पर लगता है। हम कितनी मात्रा मंगा रहे हैं और क्या मूल्य है उसका, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखलाबद्ध दरों वाला प्रशुल्क क्या होता है। स्लाइडिंग स्केल टैक्स क्या होता है। ये वस्तुओं की गुणों, मूल्य और देश के आधार पर लगाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज प्राइस, हाँ, और अकॉर्डिंग टू कंट्री। जैसे कि अगर हमारी चाइना से इतनी अच्छी रिलेशन नहीं है, तो हम चाइना पर अगर आयातित हम कुछ भी वहाँ से मंगा रहे हैं, हम उस पर आयात करने पर 20% टैक्स लगा रहे हैं। बट हमारे रसिया से अच्छे रिलेशन है, हम सिर्फ वहाँ 10 रुपये टैक्स लगाएंगे। जब हम किसी वस्तु को मंगाते हैं और पर टैक्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु जैसे उसका सिंपल प्राइस है उसका 100 रुपये, ठीक है, एक वेट, उसका प्राइस क्या है, उसका 100 रुपये, और हमने चाइना पर 20% टैक्स लगाया, तो ये वस्तु हमें कितने की पड़ेगी, 120 की। मतलब हमारे देश में आके हमें 100 रुपये की वस्तु 120 में मिल रही है। महंगी मिलेगी, जितना ज़्यादा टैक्स हम प्रशुल्क या टैरिफ लगाएंगे उतनी ज़्यादा वस्तु महंगी मिलती है। अब रसिया का सामान भी 100 रुपये का था, बट हमने उस पर सिर्फ 10 रुपये का टैक्स लगाया, तो हमें वो वस्तु 110 की मिलेगी। तो कंपेरेटिवली हम क्या खरीदना प्रीफर करेंगे, आपको हम सस्ती वाली खरीदेंगे, ठीक है, जब क्वालिटी दोनों की एक होंगी। तो बस ऐसा ही, यही टैक्स होता है। तो कंट्री के अकॉर्डिंग जो हम टैक्स लगाते हैं, ये तो मैंने आपको टैक्स समझाया है कि ये होता है, राइट। आगे चलते हैं। अब ये भी पूछ लेता है उद्गम वाले देशों के आधार पर टैक्स लगाना। तो इसमें ये 3 टैक्स हैं, एकाकी स्तंभ प्रशुल्क, सिंगल कॉलम टैरिफ, और दूसरा दोहरा या बहु स्तंभीय प्रशुल्क, डबल और मल्टीपल कॉलम टैरिफ, और हमारा थर्ड है पारस्परिक प्रशुल्क, कन्वेंशियल टैरिफ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों आते हैं कंट्री ऑफ ऑरिजिन में, कंट्री ऑफ, राइट। तो ये भी पूछ लेता है, आपको ये देगा और ये तीनों चारों करों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कौन सा नहीं है इनमें से, कौन सा उद्गम वाले देश के आधार पर टैक्स आता है, राइट। तो सबसे पहला है हमारा एकाकी स्तंभ प्रशुल्क, सिंगल कॉलम टैरिफ। ये कहाँ लगता है, जब निष्पक्ष होकर प्रत्येक देश से आयातित तथा सभी प्रकार की वस्तुओं पर समान दर से प्रशुल्क लगाया जाए। सिंपल बात है, निष्पक्ष होकर कि वस्तु कहीं से भी आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या वस्तु आ रही है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पर बराबर टैक्स लगाया जा रहा है। तो वो क्या होगा, वो एकाकी स्तंभ प्रशुल्क होगा। तो इम्पार्शियली द टैरिफ वॉज इम्पोज एट द सेम रेट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ईच कंट्री। हम अपना सेकंड देखते हैं, दोहरा या बहुस्तंभीय प्रशुल्क, डबल और मल्टीपल कॉलम टैरिफ। तो वस्तु के गुण तथा देश के आधार पर भेदभाव करके, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ठीक है, देश के आधार पर जो भेदभाव करके, अगर ये आए कि भेदभाव है, पक्षपात करके प्रशुल्क, कौन सा प्रशुल्क होता है, तो वो दोहरा या बहुस्तरीय प्रशुल्क होता है। जैसे अभी मैंने चाइना और रसिया का एग्जांपल दिया था, तो वो ये एग्जांपल इसके लिए बिल्कुल सही होता बैठता है। तो पारस्परिक प्रशुल्क क्या होता है, कन्वेंशियल टैरिफ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के आधार पर, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। आपने देखा होगा ये जो हमारे ग्रुप होते हैं, सार्क हो गया, एशियन ग्रुप हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये सब भी कंट्री आपस में बैठ के समझौता कर लेती हैं कि अच्छा ये वस्तु इस पर ऐसा टैक्स लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो समझौते के आधार पर टैक्स होता है, वो पारंपरिक प्रशुल्क, कन्वेंशियल टैरिफ बोला जाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे प्रशुल्क और टैरिफ हैं, आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
आगे चलते हैं। अब हम मॉडल देखेंगे जो इसमें मान्यताएं थी। तो ये यूनिट 3। तो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये थ्योरी ये किसने दी है? एक तो एडम स्मिथ ने दी है। और ये क्या बताती है? ये निरपेक्ष लाभ सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है कि किसी देश की बेहतर उत्पादन क्षमता को इससे व्यक्त करते हैं। निरपेक्ष सिद्धांत से क्या व्यक्त करते हैं? किसी देश की बेहतर उत्पादन क्षमता। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, पहले इसकी थ्योरी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इट एक्सप्रेस द बेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब है कि कोई देश है, मान लीजिए ये 2 देश हैं, कोई भी ये कोई कंट्री ए है, ये कोई कंट्री बी है। ये कपड़े का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से करती है, ठीक है, कपड़ों का। और ये यहाँ पे जूते चप्पल का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से करती है, ये शूज़ का, ठीक है, ये क्लोथ का, ये शूज़ का। तो इस कंट्री को क्या बनाने में, क्या प्रोडक्शन करने में फ़ायदा होगा कि वो जूते बनाए, इसको क्या होगा, वो कपड़े बनाए। ऐसा थोड़ी ना है अगर कंट्री एक जूते बनाने स्टार्ट कर देगी ऑब्वियसली उसे लॉस होगा। तो निरपेक्ष सिद्धांत यही बताता है कि जो कंट्री है उसके पास अपनी ही साधनों से वो जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन कर सके और ज़्यादा उत्पादन कर सके, वो ही निरपेक्ष लाभ सिद्धांत बोला जाता है। कि किसी भी कंट्री की एक ऐसी सॉफ्ट पावर जिससे वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर सके। जैसे हमारे यहाँ दूध का उत्पादन होता है, राइट, ऐसे ही। आगे चलते हैं। इसकी मान्यताएं क्या हैं? इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं, तो आप मान्यताएं ध्यान रखिएगा। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, ये मैंने लिख दिया है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है MCQ में, इसलिए मैंने लिख दिया था। देश के अंदर श्रम पूर्णतः गतिशील होता है, ये MCQ आ जाता है कि देश के अंदर श्रम कैसा होता है? देश के अंदर श्रम गतिशील होता है। और परंतु 2 देशों के बीच श्रम कैसा है? 2 देशों के बीच श्रम अगतिशील होता है, गतिहीनता होती है उसमें। और ये दृष्टिकोण किसका था? ये दृष्टिकोण एडम स्मिथ का था। तो ये 2-3 MCQ तो यहीं पे बन गए हैं ऐसे, तो ये आ सकते हैं। अब तुलनात्मक लागत सिद्धांत। अभी हम निरपेक्ष सिद्धांत पढ़ा, अब तुलनात्मक लागत सिद्धांत देखते हैं। ये रिकार्डो ने दिया है। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी? रिकार्डो ने। इनकी बुक का नाम है राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं करारोपण के सिद्धांत। क्या? राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं करारोपण के सिद्धांत, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, राइट। आगे देखते हैं, बस ये इतना ही है सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है, और इस सिद्धांत को जो रिकार्डो ने ये सिद्धांत दिया है, इसको बोला जाता है कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रथम वैज्ञानिक प्रस्तुति है। क्या है? द फर्स्ट साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। ऐसे थोड़ी ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पहले से नहीं थी, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो इस विकास में जो वैज्ञानिक प्रस्तुति मानी जाती है, एक ठोस, तो वो क्या है? वो रिकार्डो की मानी जाती है, उनका ये थ्योरी उनकी मानी जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही समझ आता है, 2 देशों के बीच व्यापार हो रहा है, तो बट 2 देशों के बीच व्यापार किस कंडीशन में होगा? तो वो कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इनसे MCQ बन जाते हैं। लागतों में जब निरपेक्ष अंतर होगा, जब अभी हमने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत पढ़ा ना, कि ए के यहाँ तो कपड़े ज़्यादा बन रहे हैं, बी के यहाँ शूज़ ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा? यहाँ से इम्पोर्ट कर लेगा, आयात कर लेगा, मंगा लेगा, और यहाँ से कपड़े मंगा लेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक तो ट्रेड होगी, राइट, ऐसी कंडीशन में ट्रेड होगी। दूसरा, लागतों में समान अंतर। यहाँ क्या है? लागतों में समान अंतर, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें कभी ट्रेड नहीं होगी, ये इसमें 2 देशों के बीच इसमें कभी व्यापार नहीं होगा। क्यों? अगर ए भी कपड़े बना रहा है और बी भी कपड़े बना रहा है, और दोनों एक ही मात्रा में बना रहे हैं, तो ये यहाँ से क्यों मंगाएगा और यहाँ से क्यों मंगाएगा? कोई लाभ थोड़ी ना होगा मंगाने में। तो जब समान लागतों में समान अंतर होता है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं होती है, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, राइट, तो इसलिए वहाँ ट्रेड नहीं होती है। दूसरा होगा लागतों में तुलनात्मक अथवा सापेक्ष अंतर, कंपैरेटिव और रिलेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। यहाँ पे ट्रेड होगा, आप ध्यान रखिएगा, जहाँ समान होगा वहाँ ट्रेड नहीं होगा, निरपेक्ष लागत में ट्रेड होगा, और लागतों में तुलनात्मक अथवा सापेक्ष अंतर जहाँ पर होगा वहाँ ट्रेड होगा। यहाँ मतलब क्या होता है कि ए वस्तु है, ये कपड़े भी बना सकती है, जूते भी बना सकती है, ये बी वस्तु है, ये कपड़े भी बना सकती है, जूते भी बना सकती है, पर दोनों बनाएगी तो लॉस होगा, दोनों को अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो वो क्या चूज़ करेगी? जैसे ए ने चूज़ करा कि भाई मैं कपड़े बनाऊँगा, और बी ने चूज़ कर लिया कि मैं तो भाई मैं जूते बनाने वाला हूँ, तब भी यहाँ इस कंडीशन में ट्रेड होगा कि यहाँ से कपड़े लेंगे, यहाँ से जूते लेंगे और यहाँ से कपड़े लेंगे, क्योंकि ये दोनों वस्तु को उत्पादन कर सकते हैं, पर दोनों में से एक का और अच्छे से कर सकते हैं, तो वो एक वस्तु करेंगे, तो दूसरी के लिए वो दूसरी कंट्री पर निर्भर रहेंगे। आगे देखते हैं।
अब है अवसर लागत का सिद्धांत। ये अवसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ये 1936 में प्रोफेसर हेबलर के द्वारा आई थी, ठीक है, उन्होंने दी थी। आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी में क्या होता है, वस्तु की कीमत बराबर होती है, आइटम प्राइस बराबर होता है सीमांत लागत के, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। और अवसर लागत सिद्धांत में वस्तु की पूर्ति क्या होती है, स्थिर मानी जाती है। ये मैंने यहाँ ये फैक्ट लिख दिए हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा इसका मॉडल समझना पड़ेगा, इसके ग्राफ वगैरह। मार्शल ने इसका फिर ग्राफ का प्रस्तुतिकरण किया है। हाँ, इसके वक्र का प्रस्तुतिकरण किसने किया है, प्रोफेसर हेबलर ने, ये आ जाता है। तो इसके वक्र का प्रस्तुतिकरण मार्शल ने किया है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, है ये मॉडल में भी है शायद ये MCQ। तो देखते हैं अब हमारा कोई पीस रह तो नहीं गया, हमने सब कवर कर लिया ना जो भी लिखा था। हाँ, ये और रह गया अवसर लागत सिद्धांत के बाद। पारस्परिक मांग विश्लेषण सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ म्यूचुअल डिमांड, ये JS मिल का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, JS मिल का सिद्धांत है। तो इन्होंने बताया कि व्यापार किस पर निर्भर करता है, वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। आपको मांग की लोच, आई होप आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आपको नहीं पता है क्या होता है तो रट लीजिएगा इसे, वैसे पता तो होना चाहिए। तो अब व्यापार होते हैं तो व्यापार में शर्तें भी होती हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसका फॉर्मूला है वो भी याद करिएगा। व्यापार की शर्त टर्म्स ऑफ ट्रेड PX/PM। इसमें यहाँ किसको क्या बोलते हैं, PX निर्यात का कुल मूल्य बोला जाता है, PM आयात का कुल मूल्य बोला जाता है। इसका मतलब ये भी है, ये जो भी हमारा जब हम बटी में चीज़ होती है उन्हें हम अनुपात में बोलते हैं, ठीक है। तो निर्यात का मूल्य और आयात के मूल्य के अनुपात को भी क्या बोलते हैं, व्यापार की शर्तें बोलते हैं। अगर ऐसे MCQ आ जाए कि अनुपात दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो, वो भी यही है। अब एक है स्वतंत्र व्यापार, ये एडम स्मिथ ने बताया, फ्री या इंडिपेंडेंट ट्रेड। तो जहाँ पर ऐसी व्यापार जहाँ पर आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाए, कुछ भी नहीं, आप मस्त बिना किसी चिंता के यहाँ से वहाँ सामान अपना मंगा सकते हो, बेच सकते हो। तो ऐसा क्या है, ये क्या बोला जाता है, ये फ्री इंडिपेंडेंट या फ्री या इंडिपेंडेंट ट्रेड बोला जाता है। नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और एक होता है संरक्षण नीति। क्या होता है, एक संरक्षण नीति, संरक्षण नीति। तो इसमें प्रतिबंध लगाते हैं हम, अप्लाई करते हैं, बैन करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये कहाँ पर लगाई जाती है, स्पेशली विकासशील देशों में प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाई जाती है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्वतंत्र व्यापार कर देंगे और हम अपना आयात पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो हमारे यहाँ जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो क्या होगा, उन्हें बहुत हानि होगी, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जैसे कि अब हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ अगर बाहर से कार आती हैं तो हमारे यहाँ 100% टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। आपने अभी सुना भी होगा बीच में टेस्ला, हमारे यहाँ कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, इस बात को लेके थोड़ा विवाद भी हुआ था। अगर तुम बाहर से अगर कार पूरा आएगा तो 100% हम टैक्स लगाते हैं। हाँ, अभी भी 100% है शायद। अगर हम ऐसे टैक्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे देश की खुद की कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, ठीक है, ये सब क्या है, ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगी। अगर इन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, इन पर लगाते सब इलॉन मस्क की कार को लेना पसंद करेंगे, राइट। तो यहाँ हमारे खुद की इंडियन ओरिजिन की कार कौन लेगा, तो इन पे क्या लगा देते हैं हम लोग, इन पे टैक्स लगा देते हैं, जिससे जो हमारी देश के छोटे छोटे उद्योग हैं वो हम नॉर्मल रेट में बिकें, और वो उनका प्राइस जब स्टेबल होगा, कम होगा, तो लोग उन्हें परचेज करेंगे, ना कि विदेशों के सामान को। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज़ हम कपड़े की बात करते हैं या हम एक आटे के पैकेट की बात करते हैं, सिर्फ एग्जांपल है कि ये मान लीजिए कोई कंट्री A है, ये कंट्री B है, ये हमारा खुद का देश है। कंट्री A नहीं, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से हमें गेहूँ हम 100 रुपये का एक पैकेट ले रहे हैं। अगर यहाँ पे स्वतंत्र व्यापार होगा और ये भी अगर यहाँ पे 100 रुपये का आके बेचने लगे, तो इनका जितनी भी इनकी सेल है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिलेगा उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट वहीं पर सरकार क्या करती है, अपने देश की जो व्यापार है उसे बचाने के लिए सरकार क्या करती है,
सरकार यहाँ पर ये कंट्री बी पर इम्पोर्ट लगा देगी, ये बोल देगी भैया हम 30% टैक्स लगा रहे हैं, जो चीज़ 100 रुपये की है वो कितने रुपए की पड़ेगी, 130 की। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ की जो कंपनी है उन्हें लॉस नहीं होगा, उनका भी व्यापार चलता रहेगा और इनका भी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, थर्ड भी और फोर्थ की मैंने वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर दी थी, आप उसे देख लीजिए। आप मॉडल ज़रूर पढ़िए, मैं बोलूँगी, क्योंकि इसमें मॉडल्स हैं बहुत ज़्यादा। यूनिट फर्स्ट हमारी रहेगी, इसमें हेडर डॉमर मॉडल, हमें ये सब पढ़ने हैं। उसके कुछ इक्वेशंस हैं वो भी समझेंगे, वो कल या परसों तक वो वीडियो पे अपलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही।